नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र का सियासी संकट और संजय राउत की मुश्किलें लगातार गहराती जा रही हैं। ईडी एक के बाद एक नए नए खुलासे कर रहे हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र में इसमें महाविकास आघाड़ी पे पूरे सवाल उठ रहा है कि क्या इस तरह के घोटाले लगातार छुपाए जा रहे थे, जिसे अब ईडी ने खोल दिया। हाल फिलहाल में ही ईडी ने बताया है कि जो घोटाला हुआ था संजय राउत के द्वारा, उसको 3 करोड़ रुपए के 10 प्लॉट खरीदे गए थे, जिसका भुगतान कैश में किया गया था। और इसी मसले पे बातचीत करेंगे कि इस समय जो महाराष्ट्र में चल रहा है, संजय राउत की जो गिरफ्तारी हो रही है, और संजय राउत और राहुल गांधी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बदले की भावना से राजनीतिक कार्रवाई हो रही है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान अवजिनेश अवस्थी साहब हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, हर मसले पर अपनी राय रखते हैं। इस पर हम बातचीत करेंगे। सर, पहली नज़र में आपको क्या लगता है, संजय राउत 3 करोड़ रुपए अभी हाल फिलहाल में ईडी ने कहा है कि 10 प्लॉट खरीदने के लिए कैश के रूप में दिए हैं, और ये पात्रा चौल का पैसा था। एक बात बड़ी साफ सी है, ईडी ने क्या कहा मुझे मालूम नहीं है। ईडी ने क्या चार्जशीट की, क्या उनसे पूछताछ हुई, इसका मुझे मालूम नहीं है। लेकिन एक बात साफ है, एक चौल, पात्रा चौल जो थी, 672 फैमिलीज रहती थी, उनको कहा गया ये खाली कर दो, तुम्हें मकान बना के देंगे, फ्लैट बना के देंगे। उनको किराए पे भेजा गया, कुछ महीनों तक किराया दिया गया, और उसके बाद ना फ्लैट बने, वो किसी और को दे दिया गया, वो ज़मीन बेच दी गई, 47 एकड़ ज़मीन। अब जिसको बेची गई या जिसने वो सारा किया, वो जेल में है, वो एक्यूज्ड है, और वो एक्यूज्ड, उसकी पत्नी और वो संजय राउत के बैंक में पैसे देते हैं, अनसिक्योर्ड लोन देते हैं। यहाँ तो अगर किसी के साथ अगर फोटो खिंच जाए, कोई सेल्फी ले रहा हो, तो कहते हैं कि आपके इससे क्या संबंध है। यहाँ तो आर्थिक लेन देन हुआ है, और फिर उसके बाद कह रहे हैं कि ईडी फंसा रही है। अरे ईडी तो बहुत बाद में आएगी। जनता की आंखों में आपने उन 672 परिवारों के साथ जो किया, उनकी हाय लगेगी कि नहीं लगेगी? उनको सड़क पे ला दिया, उनका किराया तक बंद कर दिया आपने, आज तक कुछ फ्लैट नहीं बने उनके, तो उनका क्या करेंगे वो? तो बात बड़ी साफ सी है। मुझे तो हैरत होती है कि ईडी पर क्वेश्चन उठाने वाले कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग संविधान की दुहाई देने वाले कहते हैं कि कुछ लोगों को ईडी को बुलाना नहीं चाहिए, ईडी को उनके घर जाके पूछना चाहिए। जो कहते हैं संविधान में तो कहीं ऐसा नहीं लिखा कि कुछ लोगों के पास ईडी को जाना चाहिए, और ये सबसे पहले संविधान बचाओ का झंडा उठा करके खड़े होते हैं। ईडी और बाकी एजेंसियां जो हैं, बड़ी साफ सी बात है, अगर उनके पास प्रमाण नहीं होंगे, और ख़ास तौर से ईडी, कल तो एक टीएमसी के नेता ने पीएमएलए को बहुत ही बैड लॉ कहा कि पीएमएलए लॉ बनना ही नहीं चाहिए था। ये तो मतलब जो पीएमएलए लॉ बना है कि आप किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, ब्लैक को वाइट करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, उसके लिए बना था। और इसके लिए पी चिदम्बरम को वो कह रहे थे कि उन्होंने बहुत गलत किया, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, वो खुद ही कह रहे थे। तो बात ये है कि जितनी एजेंसियां हैं, अगर उनके पास साक्ष्य नहीं है, तो प्रमाण नहीं है, कोई ज़बरदस्ती इस देश में जेल में किसी को नहीं रख सकता। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने गलती की होती है, लेकिन अगर प्रमाण ना मिले तो बेनिफिट ऑफ डाउट के कारण वो छूट जाते हैं, साक्ष्य ना मिलने पर छूट जाते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी छूटे, जबकि उनके खिलाफ तो सबके साक्ष्य था। तो इसलिए इन एजेंसियों को काम करने देना चाहिए। अगर 1 लाख करोड़ से ऊपर जनता के टैक्स का पैसा जिन मुट्ठी भर लोगों ने, 4-5 लोगों ने अपनी जेब में भरा था, वो अगर पैसा अगर सरकार की तिजोरी में आता है, तो उस सरकार की तिजोरी से स्कूल बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, सड़कें बनेंगी। ये हम लोगों के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। ये ईडी एजेंसी हमारे लिए बनी है और हमारा भला कर रही है। आप सर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, आप इतने वर्षों में क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ क्या कि ईडी किसी राजनीतिक पार्टी के वजह से चल सकती है और राजनीतिक कार्रवाई कर सकती है, बिना साक्ष्य के किसी को गिरफ्तार कर सकती है? एक बात बड़ी और मैं आपको कहूँ कि बार बार एक बात होती है कि सरकारी दबाव में आके काम कर रही है। सरकारी दबाव में जब सीबीआई को केज में कहा गया था, तो तब कहा गया था कि सीबीआई के पास साक्ष्य होते थे, लेकिन सरकारी दबाव में काम नहीं करती थी, बचाती थी। सीबीआई किसी को जानबूझ करके तो बचा तो सकती है, लेकिन सीबीआई जानबूझ करके फंसा नहीं सकती। बड़ी साफ सी बात समझो कि किसी के ऊपर सीबीआई, ईडी ऐसे रेड नहीं डाल सकती जब तक कि उसके पास पुख्ता सबूत ना हो। और अब तो गड्डियों की गड्डियां मिल रही हैं। जो सबसे बड़ी ईमानदार सरकार थी, उसके मंत्री के यहाँ से, और दूसरे क्या है, 2 मंत्री तो ऐसे हैं जो जेल में हैं। एक तो सरकार गिर गई, मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया, अब पता नहीं अभी हैं कि नहीं, नवाब मलिक अभी मंत्री हैं कि नहीं पता नहीं, वो सरकार
अगर होती तो होते ही। सरकार चली गई लेकिन मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, ना उससे लिया। दूसरी दिल्ली सरकार जानते हैं आप, क्या कोर्ट ने उनके बारे में क्या टिप्पणी की है। उसके बावजूद ये सबसे ईमानदार सरकार है, जिसके मंत्री जेल में हैं, उनसे इस्तीफा तक नहीं लिया गया। जबकि जब सरकार बनी तब ये कहा गया था कि जी कोई भी आदमी होगा मैं करवाऊंगा जी, हमारा इंटरनल होगा, मैं जांच करवाऊंगा जी और मिनट से पहले बाहर कर दूंगा जी। मैं अगर गलत भी आरोप हुआ तो मैं जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाए मैं बाहर कर दूंगा। कितने, ये तो सबसे बड़ी भारतवर्ष के इस उसकी दुखद परिदृश्य है कि किसी भी कारणों से, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुफ्त की बिजली के कारण, शायद कई बार विकल्प नहीं होता, मजबूरी में भी होता है। और ऐसा एक पार्टी के साथ नहीं, कई और पार्टियों के साथ भी हो सकता है। मैं सिर्फ एक पार्टी को आइसोलेट नहीं कर रहा हूँ इसमें। लेकिन एक बात बड़ी साफ सी है कि एक वैकल्पिक राजनीति की उम्मीद थी, सबको थी, मुझे भी थी। मैं व्यक्तिगत रूप से, अन्ना हजारे का चेला एक पर एक फ्री दे रहा है बोतल। क्या मैसेज क्या दिया आपने? ये वैकल्पिक राजनीति है। आपने अपने कुछ एक्साइज ज़्यादा कमाने के लिए आपने एक पर एक फ्री दे दी अन्ना हजारे के शिष्य ने। बिल्कुल। कौन सोच सकता है इस बारे में? संजय राउत भगवा गमछा डाल के बाहर निकले और बोले कि बाला साहब ठाकरे का शिष्य कभी घोटाला कर ही नहीं सकता। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे उनके कहने का मकसद क्या हो सकता है? मैं परम आदरणीय बाला साहब के प्रति हमारे मन में जो श्रद्धा है वो शायद किसी के प्रति नहीं हो सकती। जो उनका व्यक्तित्व था, जो निर्भीक, निडर और खुलेआम, अगर उनको पसंद नहीं आई तो किसी की फ़ोटो लगा करके एक कांग्रेसी मंत्री की खुलेआम वो मुंबई के चौराहे पर जूते मार सकते थे, ऐसे बाला साहब के प्रति हम श्रद्धा रखते हैं। मैं किसी से भी कहूँगा कि जब तक कोई निर्दोष साबित ना हो जाए, प्लीज़ कृपा करके बाला साहब का नाम ना ले। वो बाला साहब का नाम मत ले। बाकी और किसी का नाम ले सकता है वो, लेकिन कृपा करके जब तक वो निर्दोष साबित बचने के लिए बाला साहब का नाम लिया जा रहा है। बाला साहब ठाकरे के साथ फोटो ट्वीट ये बाला साहब का अपमान नहीं है, ये बाला साहब ठाकरे का अपमान है। कोई गलत, कल को अगर वो हो जाएंगे, उनकी कसम क्या होगी? बाला साहब ठाकरे की जो कसम खा ली है, प्रमाण आ जाएंगे, मान लो कन्विक्ट हो जाते हैं, तब उस कसम का क्या होगा? हमारे बाला साहब ठाकरे का अपमान होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि जब तक वो निर्दोष साबित ना हो जाए तब तक कम से कम बाला साहब ठाकरे का नाम ना लें। और एक बात मैंने बड़ी साफ सी कही है कि यहाँ तो सिर्फ फ़ोटो और सार्वजनिक स्थानों पे फोटो ली जाती है तो उससे कहते हैं कि आपका संबंध है। यहाँ तो आर्थिक लेन देन हुआ है, बाकायदा आपने ऋण लिया, वापस किया, ये किया, और वो अक्यूज्ड है उसमें। आप कैसे बच सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं? इसमें एक बात है, कहीं भी कोई भी बात है ना, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। 672 परिवारों का आप मकान, उनका आवास छीन लेंगे, ये पर्दे के पीछे कुछ नहीं हुआ, सब कुछ सामने हुआ। ये तो आंखों के सामने, इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ। इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ। इसमें तो उनके से ज़बरदस्ती उनको मूर्ख बना करके कि आप निकल जाओ, हम आपको फ्लैट बना के देंगे, और 2 साल भर तक उनको किराए देते रहे, और उसके बाद वो किराया भी बंद कर दिया और वो ज़मीन और कहीं बेच दी। तो ये घोटाला नहीं, ये तो डकैती है। ये तो कुछ लोग कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को पता चल गया था कि अगर बीजेपी के साथ गठबंधन में वो सरकार बनाते हैं तो इस तरह की आर्थिक कमाई नहीं की जा सकती, इसीलिए शरद पवार ने अपना मकसद कामयाब करने के लिए ये गठबंधन बनाया था, और टूटने के बाद जनता का भला हो रहा है। नहीं तो बिल्कुल, ये तो बात सच है। इसमें ये बात सच है कि चाहे सचिन वाजे के बारे में उद्धव ठाकरे का बयान हो कि वो कोई ओसामा बिन लादेन है क्या, वो हत्यारा। एक मुख्यमंत्री एक इंस्पेक्टर की, पुलिस इंस्पेक्टर की विधानसभा ऐसी तारीफ करे, वो परमवीर सिंह, ठीक है ना, जिस तरीके से उन्होंने लोगों को बचाया है। और संजय राउत तो लेटेस्ट किस्सा है। इसमें जो लोग कहते हैं कि संजय राउत ने घोटाला किया, घोटाला नहीं किया। उन्होंने सबके सामने, सबकी आंखों के सामने ये सब कुछ किया है। इसमें कहीं कोई दबा छुपा नहीं है। वो चौल वाले भी आ रहे हैं सामने कि हम अब सड़क पर हैं, कोई कुछ नहीं, हमें ना फ्लैट मिला ना कुछ मिला, ये औरों को ज़मीन दे दी गई है। तो ये बात तो बड़ी साफ सी है कि बीजेपी के रहते हुए, खासतौर से देवेंद्र फडणवीस के रहते हुए, वहाँ पर भ्रष्टाचार पर बहुत लगाम लगा था। ये मैं नहीं कहता कि ज़ीरो हो गया होगा, ये मैं कभी भी नहीं कहता, लेकिन बहुत ज़्यादा लगाम हो गया था। और इतना ज़रूर था कि कोई इतने बड़े लेवल पर कोई भ्रष्टाचार नहीं कर सकता था कि लोगों को घर से निकाल दिया जाए, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए, ऐसा नहीं कर सकता था। ठीक है, एक अंतिम प्रश्न ये लेते हैं। इस समय ईडी की कार्रवाई कई जगह चल रही है, चाहे वो नेशनल हेराल्ड केस हो, पार्थो चटर्जी हो, या फिर दिल्ली में मुख्यमंत्री के जो मंत्री हैं उनको लेके लगा। अब राहुल गांधी का भी बयान आया है कि राजनीतिक कारणों की वजह से संजय राउत को फंसाया जा रहा है। राहुल गांधी ने भी बोल दिया ये बात। मैंने कहा ना, ये वही लोग हैं
जो कहते हैं संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, और इन्हीं में से कुछ लोग कहते हैं भाई कुछ लोगों को के घर जा कर के पूछना चाहिए। इतना सम्मान है उनका कि उनको घर जा कर के पूछना चाहिए, ईडी को बुलाना नहीं चाहिए। संविधान में संविधान के किसी भी धारा में, किसी भी अनुच्छेद में अगर ये दिया गया है तो मेरा सलाम है उनको। और नहीं तो उस कहने वाले को संविधान के खिलाफ बात करने के लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? कि आप देश के दो नागरिकों में एक भेद कर रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? लॉ मेकर हैं आपको, और लॉ मेकर होने के बावजूद आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों के घर जाकर के ईडी को पूछताछ करनी चाहिए। जरा सी तो शर्म बाकी होनी चाहिए कम से कम। जनता की निगाह में तो आप शर्मदार बने रहें। एक बात है, मैंने आपको पहले भी कहा कि ईडी किसी को बचा तो सकती है, ईडी किसी को फंसा नहीं सकती। हो सकता है कि सीबीआई को ईडी को कह दिया जाए कि जैसा हुआ भी बहुत सारे केसेस में, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कोल घोटाले में, 2G घोटाले में, ठीक है ना, CWG घोटाले में, कि सीबीआई जो है केज में तोते, पिंजरे में बंद तोते की तरह है। लेकिन अगर सीबीआई किसी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो वो फिर पिंजरे में बंद तोता नहीं हो सकता, उनके खिलाफ तो है ही। अब मुझे मालूम है कि लोग जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो ये नहीं कह रहे कि हमने कोई गलत काम नहीं किया, वो कह रहे हैं जी उसने भी किया था, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इसका मतलब तुमने तो गलत काम किया ही था ना। ये तो तुम मान रहे हो कि तुमने गलत काम किया। चलो यहाँ से शुरुआत, तो जनता उनको भी नहीं छोड़ेगी जो अभी छूटे हुए हैं, जनता नहीं छोड़ेगी। लेकिन इससे एक बात साफ है कि जो कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ क्यों हो रही है, उनके खिलाफ क्यों नहीं हो रही, वो ये मान रहे हैं कि उन्होंने गलत काम किया है। और जब नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं घर के अंदर, तो ये लोकतंत्र की महिमा आप देख लीजिए।